हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज खैबर पख्तूनख्वा और खुसूसन पेशावर वालों के लिए बड़ा दिन, क्योंकि बिल आखिर 3 साल बाद जू पेशावर यानी चलो चलें पेशावर चल ही पड़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का इफ्तिताह किया और इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस मंसूबा है और ये 3rd जनरेशन का है, यानी जदीद टेक्नोलॉजी वाला मंसूबा है जिसके असरात पेशावर पर पड़ेंगे। अब माजी में पंजाब मेट्रो का मजाक उड़ाने वाले, इसको जंगला बस से तशबीह देने वाले या कहने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान आज कहते हैं कि मुझे इस मंसूबे पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन आज परवेज़ खटक साहब सही थे और मैं गलत था, इस बात का इतराफ़ करना चाहता हूँ और परवेज़ खटक साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान मंसूबे को बेहतरीन मंसूबा करार दे रहे हैं, दूसरी जानब अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद भी की जा रही है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं एहसन इकबाल साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल जो है वो BRT पेशावर है। खुद सूबाई हुकूमत की इंस्पेक्शन टीम की मंसूबे में 7 अरब रुपए की करप्शन का इतराफ़ कर चुकी है, वो रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब ऐसे में सवाल हमने यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के सामने कि एक जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि बेहतरीन बस मंसूबा है, जितने भी मेट्रो बस के मंसूबे हैं दीगर यानी पंजाब के जो मंसूबे हैं उनमें, और उन्होंने इतराफ़ भी किया कि वो शायद जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको वो गलत थे अपने स्टांस पर। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख में जितने प्रोजेक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा करप्शन BRT में हुई है, तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हुकूमत का या फिर अपोजिशन का? ये सवाल रखा है एनालिस्ट के सामने और एनालिस्ट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल पर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहबा, रीमा उमर साहबा, बाबर सत्तार साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो इरशाद भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। अपोजिशन की जानिब से तो ये भी कहा जा रहा है कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतनी बातें की थी मेट्रो को कि उनको तो इफ्तिताह ही नहीं करना चाहिए था आज। नहीं मैडम शेख, असूल की बात करें तो बात तो यही बनती है, पहली बात। दूसरी बात, मुबारक हो पेशावर वालों को और उन सारों को जो जिनका ख्याल था कि इस सदी में BRT का इफ्तिताह नहीं होगा। आखिर BRT चल पड़ी, फेज़ 1 है गालबन के, पता नहीं मुकम्मल है ये, आप बिलहदा बात है। अच्छा, दूसरी बात यह कि इसमें गलतियां भी होंगी, ब्लंडर्स भी होंगे, अपनों को नवाजना भी होगा, करप्शन इल्ज़ामात भी हैं, सब तहकीकात होनी चाहिए और इस बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए और करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है अब तहरीक इंसाफ को इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लें कि तहकीकात ना हो, हाई कोर्ट में स्टे ले लें तहकीकात ना हो, और चेयरमैन नैब साहब को भी हवाओं का रुख और इधर मुड़ना चाहिए और अपना टार्जनपन इधर मुड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये एहसन इकबाल साहब का ये कहना कि ये सबसे बड़ा करप्शन का मंसूबा है, करप्शन वाला मंसूबा, ये गलत है। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, बहुत बड़े बड़े ऐसे मंसूबे भी हैं, ये तो फिर भी 6 स्टेशन चल गए। 12 मंसूबे मेरे पास ऐसे हैं जो कागजों पर बन गए मगर उनका हकीकत में कोई ताल्लुक ही नहीं है। कराची के 4, सिंध के अंदरूनी सिंध के 2, KPK का 1, बलूचिस्तान के 3, इसी तरह पंजाब के। फिर इस्लामाबाद मंसूबा था 37 अरब का मैडम शेख, मुकम्मल हुआ 105 अरब में। नंदीपुर मंसूबा था 22 अरब का, पहुंचा 100 अरब पर। मंगला डैम रेजिंग मंसूबा था 30 अरब का, मुकम्मल हुआ 111 अरब का। नीलम जेलम मंसूबा था 80 अरब का, पहुंच चुका 500 अरब पर। नई गाजी डैम मंसूबा था 22 अरब का, मंसूबा शुरू होने से पहले 46 अरब हो गया है। नाला लई मंसूबा था 16 अरब का, हो चुका 80 अरब का। दिया मीर भाषा डैम, मेमन डैम 500 गुना लागत बढ़ चुकी है। तो ये तो वो मंसूबे हैं जिनकी लागत बढ़ी। 12 मंसूबे ऐसे हैं जो बने ही नहीं हैं। एक वो जो KR मंसूबा आपके कराची का, और इस तरह पानी का मंसूबा, और इस तरह भी पंजाब हुकूमत ने चीफ जस्टिस साहब की अदालत में कहा था कि 400 करोड़ लगाकर हम एक पानी की बूंद साफ पानी नहीं पहुंचा सके। तो वो 400 यानी 4 अरब लगा दिए, पानी का एक गिलास नहीं दे सके। थर का जो मंसूबा था साफ पानी का 104 वो लगा दिए करोड़, और 104 अरब या 104 करोड़ मुख्तलिफ फिगर्स हैं, लेकिन मैं 104 करोड़ पे रहे, कुछ भी नहीं। हुकूमत के मौक़िफ़ से भी खुश नहीं है। बात यह है कि इसमें करप्शन होगी,
इसमें कोई शक नहीं, जितनी हमने बातें सुनी है, अपनों को नवाजना भी होगा, सारा कुछ होगा, मगर ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्शन का मंसूबा है, ये गलत है। ठीक है, ठीक है। महमल, आप इससे मुतालिक बड़ी पहले भी बात कर चुकी हैं, अब हो चुका है इफ्तिताह, आपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने अपोजिशन के, क्या कहेंगी? देखिए लीना, पहली तो चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि वज़ीर आज़म साहब ने माना कि वो गलत थे और परवेज़ खटक साहब जो हैं वो दुरुस्त हैं। चले उन्होंने एटलीस्ट ये चीज़ मान ली, क्योंकि देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मेरे ख्याल में बहुत अहम है, और हम लोग जिनके पास अपनी प्राइवेट गाड़ियां होती हैं शायद हम लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस की इतनी महसूस नहीं होता, लेकिन असल में आम आवाम के लिए ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब जो बात है, जो खान साहब ने अपनी गलती मानी, उससे ये जाहिर हुआ कि नवाज शरीफ साहब भी ठीक थे, उन्होंने भी ये 2 या 3 जो प्रोजेक्ट्स किए थे, बड़े प्रोजेक्ट्स, वो भी ठीक थे, और उस वक्त खान साहब गलत थे क्योंकि वो ऑपोजिशन में थे, तो वो तनकीद करते थे हुकूमत के हर प्रोजेक्ट की। अगर वो 50 अरब के प्रोजेक्ट्स पे करप्शन की बात करते थे, तो जिस तरह भट्टी साहब ने भी अभी की, और खैर ये तो हुकूमत की अपनी रिपोर्ट भी है, ये 100 अरब से जायद का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भी कोई करप्शन और इस तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन ये सिंपल एक पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग होती है और एक पॉपुलर पॉलिटिक्स करते हैं। खान साहब ने अपोजिशन में किया, अब उनको ये एहसास हुआ, हुकूमत में आकर एहसास हुआ है कि सारे वादे डिलीवरेबल नहीं होते, सारे वादे पूरे नहीं किए जा सकते, कुछ चीजें अब ये उनको रियलाइज हुआ है। और मेरे ख्याल में इस वक्त ऑपोजिशन भी वही कर रही है जो खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो तब वो करते थे। तो इसलिए मैं भी इसमें कोई ऑप्शन नहीं लूंगी, क्योंकि दोनों उस तरह से ठीक नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई डू थिंक कि इस तरह के मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो होने चाहिए, हर शहर के अंदर होने चाहिए। कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है और आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो आई थिंक कि हमें उसके अंदर कीड़े निकालने या इस तरह की चीजें करने से बेहतर है, और वो कोई भी सियासी जमात भी हो और वो बेशक हम भी हों, कीड़े निकालने के लिए हमें यही करना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें ताकि आवाम की बेहतरी हो सके, फलाह के। यकीन है। अच्छा बाबर सत्तार साहब, जब हम बात कर ही रहे हैं ये, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस तरह के कहा, महमल ने बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने एतराफ़ किया, लेकिन क्या अब वो वाले इल्ज़ामात जो कि उनकी अपनी सूबाई इंस्पेक्शन की जो टीम है उसने किए हैं, करप्शन किया, दीगर इल्ज़ामात जो लग रहे हैं, उसके ऊपर भी तहकीकात शुरू कराएंगे? वो जो स्टे ऑर्डर्स हैं उनको ख़त्म करवाएंगे? मेरा तो नहीं ख्याल, जाहिर है वो गवर्नमेंट केपीके की गवर्नमेंट ने स्टे ऑर्डर्स लिए हुए हैं, सो वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये चीज रेलेवेंट नहीं है। पहली बात तो मैं महमल से और अग्री करता हूँ भट्टी साहब के साथ भी कि एक यूजफुल प्रोजेक्ट है जो बना पेशावर के लोगों के लिए, सो बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा 6 स्टेशन फाल हैं, बाकी भी फाल हो जाएंगे, एक चीज चल पड़ी है, कंप्लीट हो जाएगी, लोगों को फायदा होगा इसका। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अच्छी बात यह होती कि इमरान खान साहब आज माजरत करते कि जो अपोजिशन में होते हुए मैं डेवलपमेंट का विजन PMLN का क्रिटिसाइज करता था, वो गलत थी बात। अब हमें एहसास हुआ इस बात का कि ये जो आपके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं ये बनाने की जरूरत होती है, और हमने देखा कि ये यू टर्न केपीके गवर्नमेंट यानी परवेज खटक साहब तो पहले ले चुके थे। मोटरवेज क्रिटिसाइज हुई, लेकिन उन्होंने सवात की मोटरवे बनाई। इलेक्शन से पहले उन्हें नजर आ रहा था कि ये बड़े वाले प्रोजेक्ट भी करने की जरूरत होती है, बाकी तो आप चीजों पे फोकस करें, क्योंकि पहले इनका नैरेटिव ये था कि हम ये इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे मुल्क का पैसा नहीं जाया करेंगे, हम हेल्थ और एजुकेशन को ठीक करेंगे क्योंकि वो करने वाले काम है। लेकिन बाद में उनकी अपनी गवर्नमेंट ने केपीके में ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी किए। आज वो कह रहे हैं कि परवेज खटक ठीक है, तो असल में तो वो यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या उनका विजन ठीक था, इस तरह के प्रोजेक्ट होने चाहिए। दूसरी बात ये कि तो एक पूरा विजन डेवलपमेंट का कि कैसे होनी चाहिए उसे इन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्या इनका व्यू उसके ऊपर चेंज हो गया है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैसा है वो किस तरह से खर्च होना है, किस तरह से खर्च होना है, क्या वो विजन चेंज हो गया है? तो उसे आर्टिकुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि जब ये पंजाब में मंसूबे लगने शुरू हुए थे, आपको याद होगा असद उमर साहब ने तो ये भी फरमाया था कि बाकी डेवलपमेंट मुल्कों में तो एक वो पीली लाइन लगा देते हैं सड़कों के ऊपर और बसें एक तरफ चलती हैं, बाकी गाड़ियां एक तरफ चलती हैं। ये इतने अरबों का मंसूबे यहाँ पे बना के पैसा जाया कर रहे हैं। तो अगर पीटीआई का के डीएनए के अंदर अब ये चीज गई है कि ये कुछ मंसूबे बनाने की जरूरत है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो उसका क्लियरली एतराफ करें। बाकी करप्शन की जो बात है, देखिए हम करप्शन को जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, इस पर हमने कई दफा बात की इस प्रोग्राम में
वो डेफिनेशन इस तरह की कोई आप और शायद इसके ऊपर मजीद रोशनी नियाजी साहब डाल सकें क्योंकि वो एफिलिएटेड हैं थोड़े कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ भी। आप कोई प्रोजेक्ट करके दिखा दें, यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ कोई प्रोजेक्ट करके दिखा दें जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगेगा। बेशक यहाँ पे एयरपोर्ट्स डेवलप हो, बेशक मोटरवे डेवलप हो, कोई और चीज हो, यहाँ तो मोटरवे के अंदर कुछ ऐसी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जिनके ऊपर इल्जाम नहीं लग सकते, वहां पे वो प्रोजेक्ट चल जाते हैं। और थैंकफुली ये मोटरवे के प्रोजेक्ट्स इसलिए कंट्रोवर्शियल नहीं हुए क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अक्सर तकरीबन सारी प्रोजेक्ट्स एफएफपीओ ने किए। सो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने काम करी है, इस वजह से ऐसे इल्जाम नहीं लगे। अदरवाइज आप कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे करके दिखा दें, उसके बाद जाएं मांगे लोगों से मनी ट्रेल, उसका हिसाब मांगे, देखें गवर्नमेंट के इदारों के साथ कैसे काम होता है, तो ये पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रीज मनी जब तक लोग नहीं देते उनके काम आगे नहीं चलते। इसलिए करप्शन के इल्जाम तो लगेंगे, लेकिन बजाय इसके कि आप इसे व्हाइट वॉश करने की कोशिश करें और आप कहें जी इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई करप्शन नहीं हुई, इन्वेस्टिगेट होने दें, देखने दें कि किसने क्या किया और वो आने दें लोगों के सामने चीज। ठीक है जी, हमारी डिस्कशन जारी रहेगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद हफीजुल्लाह नियाजी साहब। देखिए जी, इमरान खान साहब ने जो आज कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है, क्या ही अच्छा होता कि वो आज एक पूरा एक पैकेज बना के देते कि मैंने जो सैकड़ों, दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसे बातें की हैं जो मुझे मुंह की खानी पड़ी है, तो मैं उस सब के लिए कौम से माफी चाहता हूं। और एक की बजाय नहीं कईयों को बता देते गए हुए। दूसरी बात यह है कि इस बीआरटी के ऊपर यकीन जाने के मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर टेक्निकली फॉल्टी मंसूबा नहीं बन सकता। यह मंसूबा आपको अगले 2-3 साल में हॉन्ट करता रहेगा। कतन इसके कि इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसको पंजाब के अंदर डिस्क्वालीफाई करके ब्लैक लिस्ट करके भेजा गया, और किसी जगह ये जाता तो चेयरमैन नैब जो कहता मैं कराची पेशावर चला जाता, कोयटा चला जाता, तो शायद भागम भाग उसके पीछे चले लाहौर पहुंच जाते और कराची पहुंच जाते, जो उनके फेमस कोट था कि मैं कराची और लाहौर के अलावा कहां चला जाऊं। चुनाचे और दूसरा टेक्निकली मैं कंसल्टेंट को जानता हूं, कितने कितने फॉल्ट हुए कंसल्टेंट आज भी पिछले 6 साल से इससे बरात हासिल करके बैठे हैं कि कोई चीज अब कोर्ट में केस चले हम कह सके हमारी कोई क्या क्या चीजें इन्होंने एम्बेड किया है, किस किस चीजें से इन्होंने स्लैब्स डाली हैं, ये आपके जो टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन ये सब सामने आ जाएगा। फाइनेंशियली ये सूबा जो है, ये मनसूबा जो है, ये इस रिप ऑफ, अब पति बाबर साहब कानून की जुबान में उससे क्या तर्जमा करते हैं कि इसे बिल्कुल एक डेवलपमेंट मनसूबे के अंदर इससे ज्यादा व्हाइट एलिफेंट, इससे ज्यादा महंगा, इससे ज्यादा जिसको कहना चाहिए पैसे का ज़िया जो है इसी चीज के ऊपर नहीं कतन इसके जो लेट होने की वजह से हुआ है। तीसरी चीज इसके अंदर जो इनकॉर्पोरेट कर दे कि ये टेक्निकली खराब, फाइनेंशियली ये बिल्कुल वायबल नहीं, कॉन्ट्रैक्टर इसका जो है जिसको कहना चाहिए बैड डिप्यूटेड कॉन्ट्रैक्टर, और फिर इस सिर्फ मंसूबे के अंदर करप्शन के बहुत सारे निशानात पाए जाते हैं। अब इसके मुकाबले मैं कहता हूं कि इंतहाई नाइंसाफी होगी। भट्टी साहब फरमा गया ना कि जी नामुकम्मल मंसूबे, तो मुझे कोई मंसूबा एक शहबाज शरीफ का बता दें जो नामुकम्मल हुए होंगे 1-2-4, लेकिन खुदा गवाह कि चाइना ने उसका नाम रखा हुआ था कि शहबाज स्ट्रीट, उन्होंने पब्लिक में कही ये बातें। मैं खुद कई मंसूबे के इफ्तिताह में गया हूं, 8-9 हजार मेगावाट बिजली पंजाब में पैदा की है, 30 महीने का मनसूबा 22 महीने मुकम्मल हो गया है, 50 बिलियन का मनसूबा जिसको कहना चाहिए फर्ज किया वो 38 में हो गया है, 40 में हो गया है, फिर एक पे हुए मनसूबा 12 बिलियन कम हुआ है। इसके कुलियां डिस्कस कर लें। पॉइंट आ गया आपका नियाजी साहब। रीमा उमर साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुझे बहुत हंसी आती है जब भी इमरान खान साहब ऐसी कोई बात करते हैं, जैसे आज उन्होंने कहा कि उनकी जो रिजर्वेशंस थे वो गलत थे, तो हमारा पूरा एक ट्रेंड चलता है कि देखें कितने बड़े लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने अपनी गलती मान ली। पहले उन्होंने कहा था मैं यू टर्न लेता हूं, लेकिन यू टर्न्स को पहचान बना दिया एक बड़े लीडर की। वो गलत अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जब फिर उन्हें फारिग करते हैं तनकीद के बाद तो उसे बता देते हैं चलो उन्होंने कितना बड़ा फैसला किया, उन्होंने जो है लोगों को हटा दिया। तो मुझे बहुत हैरत होती है कि आप
अपनी हर गलती को इस तरह, मतलब एक अच्छी PR टेक्निक है कि आप गलतियां करो और फिर उसके बाद आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना दो कि चलो मैं एक्नॉलेज तो करता हूँ। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई, मैंने उनका जो उनका मीडिया से इंटरेक्शन थी वो सुनी कि उन्होंने माना क्या है एग्जैक्टली, कि उनके पेशावर BRT के बारे में जो तहफ्फुज़ात थे वो गलत थे, या उनके मैस ट्रांजिट जो ये सिस्टम्स होते हैं इनके बारे में तहफ्फुज़ात गलत थे, या जो महमल बात कर रही थी कि जो पहले वो कहते थे कि मुल्तान में नहीं बननी चाहिए मेट्रो बस, या जनरली इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी तनकीद करते थे वो गलत था। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि उन्होंने एग्जैक्टली माना क्या है, क्योंकि अगर पेशावर के बारे BRT के बारे में उनके तहफ्फुज़ात गलत थे तो क्या उनके तहफ्फुज़ात एग्जैक्टली थे क्या, और जो बाकी लोग कंसर्न्स रेज करते हैं इस मंसूबे के बारे में, वो ये नहीं है कि पेशावर में बनना नहीं चाहिए कोई इस तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, लेकिन कि ये इतना महंगा क्यों है। और बाकी जो कुछ कंसर्न्स न्याजी साहब ने उठाए, और सलीम साफी साहब अरसे से हमारे शो में वैसे भी इसके बारे में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो रिजर्वेशंस तो अभी भी अपनी जगह दुरुस्त हैं। अब ये मंसूबा चले और मैं दुआ करूंगी कि ये बहुत बड़ा सक्सेस हो, लेकिन वो जो सब कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह अभी भी हैं। लेकिन हमने देखा है कि चाहे वो NAB हो, चाहे वो FIA हो, यहाँ हुकूमत की या PTI की अगर करप्शन स्कैंडल्स हो उसकी तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। उन्होंने तो माना भी है कि हम लोग तो पहले ऑपोजिशन की जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, तो हम कुछ देखेंगे नहीं इसमें। लेकिन मेरा ख्याल है सवालात उठने चाहिए और इस पे बात होनी चाहिए कि जो इस तरह के कंसर्न्स हैं, ये इतना महंगा क्यों है, डिलेज क्यों है, बसेस हैं वो खरीदी क्यों गई, वो रेंट पे क्यों नहीं थी, इस तरह के सवालात ये तो अपनी अच्छा, एक तरफ तो जो वजीर आजम का कन्फेशन है उसका आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लगा, उसमें समझ भी नहीं आई, दूसरा ऑपोजिशन को आप सही समझ रही हैं जो तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रही हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल इररिलेवेंट है कि सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है कि नहीं। पॉइंट है कि करप्शन के बहुत से सीरियस इल्जामात हैं, सबसे बड़ा है कि नहीं, ये इररिलेवेंट बात है। ठीक है जी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की बात करेंगे, जिनकी तरफ से काफ़ी अरसे से खामोशी इख्तियार की गई थी। अब खामोशी टूट गई है परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब सियासी हलकों में इस खामोशी के हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ थी, कुछ कह रहे थे कि ये डील है, कोई इसको सियासी मसलहत का नाम दे रहे थे, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने वजूहात पेश किए हैं कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि अगर बोलती तो खदशा था कि वहाँ पर नवाज शरीफ को नुकसान पहुँचाया जा सकता था, लेकिन वो कहती हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि बोलने से ज़्यादा चुप रहना इनको चुभ रहा है। अब इस पर हमने सवाल कुछ यूं रखा है अपने एनालिस्ट के सामने कि क्या मरियम नवाज के दोबारा सियासी मुतहरिक होने से अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक को फायदा मिलेगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और भट्टी साहब, क्या लगता है आपको, मरियम नवाज तो कहती हैं कि जी खामोशी चुभ रही थी, लेकिन क्या ये खामोशी बरकरार रहेगी या टूटेगी, क्या होने वाला है आगे? देखिए मैडम शेख, मरियम नवाज साहबा पे बड़ी मरतबा बात हो सकती है और हम करते भी रहे हैं और आइंदा भी कर लेंगे, लेकिन एक आपको मैं पिछले 2-3 दिनों में मैंने 2-3 मुस्लिम लीगियों से बात की, उनके जो करीबी हैं नवाज शरीफ फैमिली के, उनसे बात की, और फिर एक सहाफ़ी हैं जो करीबी हैं नवाज शरीफ फैमिली के, उनसे बात की, और फिर जावेद चौधरी साहब हमारे सीनियर कालम निगार, उन्होंने कालम भी लिखा है। तो उसके हवाले से जो एक पूरी कहानी है वो बड़ी मज़ेदार है। वो ये है कि डॉक्टर अदनान कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की सेहत ख़तरे से बाहर है, और अब उनका ख्याल है कि उनको ऑपरेशन से नहीं गुजारना चाहिए, यानी उनके ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। और एक ख्याल ये भी है कि मियाँ साहब वापस आना चाहते हैं, और मियाँ साहब वापस आना चाहते हैं, और फैमिली अभी तक डिवाइड है, वो कहती है कि नहीं आना चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मियाँ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब का रब्ता हुआ, APC का फैसला नवाज शरीफ साहब ने किया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। इनसे ग्रीन सिग्नल के बाद मौलाना साहब ने दूसरी पार्टियों से रब्ता किया, और ईद के बाद की जो APC की तारीख थी ये भी नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से दी गई थी। और जो इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल है, सलामती कौंसिल एक्ट तरमीमी बिल है, और बाकी तीन कवानीन हैं, नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को कहा था कि हुकूमत को सपोर्ट ना करें। हाँ, और लेकिन जॉइंट सेशन से एक रात कबल मौलाना साहब ने मियाँ साहब को टेलीफोन या रब्ता करके कहा कि भाई सुबह आपकी पार्टी इसका करने जा रही है, इसके हिमायत करने जा रही है।
तो कहा जाता है कि मियाँ साहब के लिए बड़ी हैरानगी की बात थी। उन्होंने उसी वक्त थोड़ी देर बाद एक दो बंदों से बात करने के बाद रात 3 बजे शायद खाकान अब्बासी साहब को मैसेज किया मोबाइल पर। अच्छा। और कहा कि इसकी हिमायत ना करें, सवेरे मौलाना साहब से मिलें और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें। अच्छा, लेकिन सवेरे सुबह शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया और शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून ने बिलों की हिमायत की और बिल पास हो गए। अब मियाँ साहब बड़े नाराज़ हैं। कहानी ये बताती है कि, या लोग ये बताते हैं कि मियाँ साहब नाराज़ हैं, उन्होंने पार्टी अमूर अपने हाथ में ले लिए हैं और वो और कुछ अपने पार्टी के सियासतदानों पर, अपने करीबी लोगों पर भी नाराज़ हैं। और उनका कहना है, उन्होंने बताया है 1-2 बंदों को कि मुझे पता है कौन किससे मिल रहा था और कौन किसको हिमायत तो भट्टी साहब आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? शहबाज शरीफ क्या पिछली सफों में होंगे और नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे और खुल के सामने आएंगे? दो चीज़ें जी अब इसमें है। एक तो ये कि मियाँ साहब का ख्याल है कि कुछ पार्टी सियासतदानों को साइड लाइन कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगली सफ़ों वालों को वो पीछे करने जा रहे हैं और पिछली सफ़ों वालों को अगले करने जा रहे हैं। और आखिरी बात यह है कि वो अपोजिशन लीडर की जो है, वो अपोजिशन लीडर किसी सेहतमंद और फाल आदमी को बनाना चाहते हैं। अच्छा जी। और वो उहदा उसको देना चाहते हैं और ये और शहबाज शरीफ साहब को हटाना चाहते हैं। लेकिन एक और जो शहबाज शरीफ साहब के करीब आदमी है, उसने मुझे आज बताया कि ये मियाँ साहब को हमें समझ नहीं आ रही वो क्या करने जा रहे हैं। हम तो सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, उनसे पूछ के कर रहे हैं। अब अगले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और मियाँ साहब क्यों एक्टिव हुए हैं, इसकी वजह है मार्च का मतलब है सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिल जाती है हर बिल पास कराने में। और उनका ख्याल है जिस दिन ये अक्सरियत मिल गई, सारा हाउस ऑफ शरीफ अंदर होगा, सारे जरदारी साहब अंदर होंगे और ऐसे कानून बनेंगे कि इनका मक्कू ठपा जाएगा। तो इसलिए कोई स्ट्रेटजी है मार्च के लिए मुस्लिम लीग नून के पास? क्या कहते हैं आपके जरा भट्टी साहब? ये चंद दिन भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक ही है कि एक तो यह कि अभी देखते हैं कि अगर अगले चंद दिनों में पिछले आगे चले गए, आगे पिछले चले गए, शहबाज शरीफ तब्दील हो गए तो फिर तो हमें भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जी उनके जराये के मुताबिक नून लीग में बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, जो अभी आगे हैं वो पिछली सफ़ों में जाएंगे और नवाज शरीफ साहब ने खुद चीजें कंट्रोल कर ली। जी आगे बढ़ते हैं। न्याजी साहब आपका पॉइंट। बात एक हमेशा ज़हन में रखें कि ये जो लीडर, सियासी लीडर होते हैं, अगर इमरान खान को मैं अंडरमाइन करता हूं तो ये तो नहीं कि वो अंडरमाइन हो जाएगा। नवाज शरीफ का मैं तमस्खुर उड़ा दूं तो ये तो नहीं कि वो वाकई उसका तमस्खुर उड़ाया जाएगा। लीडर से वही अंडरमाइन होगा जिसको अवाम के अंदर पजीराई नहीं मिलेगी। और जिस लीडर की भी पजीराई है उसकी अंदाज ये तो कहा जा सकता है कि इसकी थोड़ी पजीराई है, इसकी ज्यादा है। चाहे फजल रहमान हो, चाहे तारिक कादरी हो, चाहे बिलावल भुट्टो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे इमरान खान हो, हर उस बंदे की जिसकी रूट्स है अवाम में, मैं उसको लीडर समझता हूँ। मुस्लिम नून जो आज है, मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुस्लिम नून वो नहीं है जो 2002 की मुस्लिम लीग थी, जो 1997 की मुस्लिम लीग थी, 1994 की मुस्लिम लीग थी, जिसको रखा था। अलीना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इतने ऐसे बात करी तो आपने मैं सुन रहा था, एक बात सुन ले, दरम्यान में बातें कर ले। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जिसको ताकत ने यकजा कर रखा था या जिससे ताकत के इक़्तिदार में आने के बाद यकजा होती थी। ये मुस्लिम वो है जिसको लोगों ने यकजा कर रखा है। ठीक है जी। रीमा उमर। खामोशी भी चुपती है और उनका बोलना भी चुपता है, दोनों ही उनको बहुत चुपते हैं। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मरियम नवाज की, उसके बाद अगर आप चौहान साहब की बॉडी लैंग्वेज देखी, वो अपने नाखून चबा रहे थे, इतने वो स्ट्रेस लग रहे थे कि हुकूमत से क्या गलती हो गई। तो देख के मुझे तो लगा कि मरियम नवाज उनकी जो कहते हैं अंडर द स्किन गवर्नमेंट की को बहुत चुपती है उनकी बात जब वो बोलती हैं। और आप उनके अटैक्स देखे जिस तरह के वो कर रहे थे, उनको बार बार बेगम सफ्तर आवान कहना, उनकी और नवाज शरीफ की जो पेट्रियटिज्म है उसको चैलेंज करना, उनको कहना वो मोदी के यार हैं, इस तरह की बातें दिखाती हैं कि हुकूमत को पता है कि मरियम नवाज जो है उनकी एक पॉपुलैरिटी है अवाम में, उनका शी स्ट्रक अ कॉर्ड
और वो नहीं चाहते जब वो बोलती हैं और उनको ये चुभती है बात। दूसरी बात जो भट्टी साहब ने की कि कौन सी ऑपोजिशन, मेरा ख्याल है हम लोग बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं कि हर चीज में यूनिफॉर्मिटी देखना चाहते हैं। जरूरी नहीं है ऑपोजिशन जो है वो एक ही जबान बोले, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं मुख्तलिफ जमातों की, लीडर्स की, ठीक है, मेरा ख्याल है अच्छी बात है ये डाइवर्सिटी होना। लेकिन पॉइंट ये है कि पहले भी जो हमने बात की थी, ऑपोजिशन को फेलियर नहीं हम कह सकते। पिछले कुछ दिन में आप देखें हुकूमत के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, ये किस तरह आई हुकूमत पावर में, ये किस तरह चल रही है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, हर चीज पे कुछ ना कुछ बात होती है और इसमें ऑपोजिशन का रोल है। मरियम का बोलना ऐड करेगा उसको, लेकिन वो खामोश भी होती है। बिल्कुल मुतमईन नहीं, बेहतर हो सकता है, खामोश भी होती है। आपको लगता है तब भी हुकूमत को थोड़ी सी घबराहट होती है उससे? बाबर सत्तार साहब। मैं रीमा के साथ एग्री करता हूँ, शी गेट्स अंडर देयर स्किन। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो राइट विंग की पॉलिटिक्स है, इन्हें फीमेल पॉलिटिकल लीडर्स जो पॉपुलर हों उनके साथ डील करना नहीं आ सका, अभी तक नहीं आया। हमने बेनजीर भुट्टो की जिस तरह की ट्रीटमेंट हुई इस मुल्क में, हमने वो भी देखा। अब मरियम नवाज जो अगली जनरेशन है उसमें PMLN की एक पॉपुलर लीडर है, तो जो आवाजें हैं उन्हें समझ नहीं आता कि उनके ऊपर किस तरह से आपने तनकीद करनी है, किस तरह से डील करना है। एज अ डॉटर अगर आप उनकी कहानी सुने तो समझ आती है खामोशी होना। पाकिस्तान के अंदर जो बंदा बात करता है, शाहिद खान बात ही करते हैं, पकड़ के बंद कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने आर्टिकल लिखने शुरू किया, पकड़ के बंद कर दिया। एहसन इकबाल बात करते हैं, बंद कर दिया। ख्वाजा आसिफ बात करेंगे, नैब का नोटिस आ जाएगा। मीर शकील रहमान को बंद किया हुआ है, एक अखबार ग्रुप चलाते हैं, तो जो बात करता है उसे आप बंद तो कर देते हैं। तो अगर आपके बाप के ऊपर मुकदमे हों और उसकी हेल्थ के इश्यूज हों तो आप भी शायद खामोश हो जाएं। क्रिटिसिज्म उनके ऊपर इसलिए आता है कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को रन करना है और आपने पॉलिटिक्स के अंदर आना है, पॉलिटिकल लीडर बनना है, तो फिर आपके कंसर्न थोड़े से बड़े होने चाहिए, थोड़े से प्रिंसिपल बेस्ड होने चाहिए, और इस तरह के पर्सनल इश्यूज के ऊपर फिर खामोशी क्वेश्चनेबल हो जाती है। इस बेसिस पे उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन वो क्यों चुप हो जाती है ये बात समझ आती है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है जी, महमल जी। रीना, जिस तरह रीमा और बाबा दोनों ने कहा कि खामोशी की वजह भी समझ आती है, लेकिन इवन खामोशी भी जो उनकी है वो भी चुभती है हुकूमत को। अगर तो वाकई मरियम नवाज साहबा प्रॉपर मुतहरिक हो जाती हैं तो फिर तो वाकई अपोजिशन को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मरियम नवाज साहबा जैसे बाकियों ने भी कहा वो एक बड़ी पॉपुलर लीडर तो हैं, वो क्राउड पुलर हैं। आप उनकी रैलीज ही पुरानी उठा के देख लें, वो चंद घंटों के भी नोटिस के ऊपर बड़े तादाद में लोगों को इकट्ठा कर सकती हैं। और फिर उनकी जिस तरह बात करने का भी तरीका है, तो उससे तो होता है हुकूमत को भी मसला होता है और एक ऑपोजिशन को उसका फायदा जरूर पहुंचता है। लेकिन सवाल ये कि क्या वो वाकई दोबारा से मुतहरिक होने लगी है कि नहीं। असल बात तो ये है, अभी तक तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी उनके जो नैब के बाहर जो कुछ हुआ उसके ऊपर, और चंद ट्वीट उसी से रिलेटेड किए हैं। तो क्या वो दोबारा खामोश होने लगी हैं कि नहीं, एक ये सवाल भी है। ये हमें आइंदा मेरे ख्याल में गालिबन 10-15 दिन के अंदर ये पता भी चल जाएगा कि क्या डायरेक्शन लेती है मुस्लिम लीग नवाज। क्या वाकई मरियम नवाज साहबा को डिसीजन लेती हैं कि वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगी पॉलिटिकली, तो ये देखना अभी कोई इनसाइट है महमल शेयर करेंगी क्विकली? देखिए अलीना, इसके अंदर ये कि अभी डिसीजन जो है वो पेंडिंग है। ठीक है जी, इनसाइट जो हमें अभी दिया है हमारे एनालिस्ट ने, उसके मुताबिक अगले 10-15 दिन बड़े अहम होंगे। देखते हैं क्या होता है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।